हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपन स्टडी परिवार में। आज का ये छोटा सा सेशन उन बच्चों के लिए जो आने वाली कुछ दिनों में एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2024 देने वाले हैं। 10-11 तारीख तक आपके एग्ज़ाम्स चलेंगे। साथ के साथ वे स्टूडेंट्स जो सीएचएसएल का एग्ज़ाम देने के बाद सीजीएल की तैयारी करेंगे, आगे कोई दूसरा एग्ज़ाम देंगे, उन सभी के लिए देखो हमारे चैनल पे क्या है कि हमारे चैनल पे क्या, मैं अपनी तारीफ और ऐसा कुछ नहीं कर रहा, बट मैं बता रहा हूँ कि बहुत जगह, सबके लिए नहीं बोलूँगा लेकिन बहुत जगह आप लोगों को, आपको नहीं पता चलता बट एक्चुअली अपने फायदे के लिए कुछ लोग आपको मिसगाइड भी कर देते हैं। किसी भी चीज़ को ओवर हाइप बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें आर्टिफिशियल आप लोगों तक पहुंचा दी जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये उन लोगों को भी मानना पड़ेगा जिन्होंने ये सब किया है, ठीक है। तो कुछ क्या करते हैं कि आपको एग्जाम एनालिसिस देने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें फेक या फिर गलत बता देते हैं, ठीक है। और ऐसा मेरा किसी से इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी से चिढ़ रहा हूँ या कुछ भी, बट असल में ऐसा होता है। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एसएससी सीएचएसएल 1 जुलाई को जो पेपर हुआ था उसके सारे शिफ्ट का जो एनालिसिस स्टूडेंट्स ने दिया होगा, जैसे भी जो टीचर्स ने कराया है, उन सभी चीज़ों को लेके और अपना जो मेरा एक्सपीरियंस रहा 2-4-6 स्टूडेंट्स के साथ, उसको मैं आपके साथ साझा करूंगा, शेयर करूंगा। साथ के साथ मैं आने वाले कुछ स्टूडेंट्स जो एग्जाम देने वाले हैं उनको मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं कि असल में एग्जाम में होता क्या है, ठीक है। तो देखो कल यानी कि 1 तारीख को मैं बिजी था, मैं एक्चुअली स्टूडियो में अवेलेबल नहीं था क्योंकि मेरे घर पे एक फंक्शन था, तो मैं घर पे चला गया, जिसकी वजह से मैं आपको प्रॉपर एनालिसिस नहीं दे पाया। लेकिन ऐसा नहीं था, हमारे ही शहर में मेरे भांजे का एग्जाम था और मैं खुद एग्जाम दिलाने के लिए सेंटर पे गया, ठीक है। उस बच्चे को, जितेंद्र, जो मेरे साथ रहता है हमेशा, उसका एग्जाम था, उसका एग्जाम दिलाने में सेंटर पे गया और ये फोटोज मैंने खुद ही क्लिक करे। और वहां पे जो बच्चे निकले पहली शिफ्ट के, क्योंकि हम सेकंड शिफ्ट में पेपर था तो हम पहली शिफ्ट के बच्चों से भी बात कर पाए और सेकंड शिफ्ट वाले बच्चों से भी बात कर पाए, ठीक है। तो उन बच्चों से हमने बहुत सारी बातें करी, पेपर को लेके भी, क्वेश्चंस को लेके भी। और मेरे पास जो स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए हैं, जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हमें शेयर करते हैं हमारे टेलीग्राम पे, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, अगर आप में से भी कोई स्टूडेंट है जो अपना फीडबैक या अपनी चीज़ें शेयर करना चाहता है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास मेरा है, आप अपनी सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बेस में मैं बताने वाला हूँ कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। 7351706883। अगर किसी को भी कोई चीज़ शेयर करनी है अपने एग्जाम से रिलेटेड, आप इस नंबर पे मेरे पास डायरेक्ट अपनी चीज़ें भेज सकते हैं, कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि कल एग्जाम में हुआ क्या है और आगे जो स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं उनको करना क्या है। देखो, सबसे पहली चीज, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो मैं अभी फिलहाल इंग्लिश के बारे में बात करूंगा, मैं बाकी के सब्जेक्ट की बात नहीं करूंगा, ठीक है। मैं सिर्फ इंग्लिश की बात करता हूं। और असल में एग्जाम में क्या होता है, स्टूडेंट्स के लिए क्या जरूरी है, वो सब बातें बताऊंगा। देखो, पहली बात, ओवर हाइप के चक्कर में हम बच्चों को कुछ भी बता देते हैं, ये गलत है। सीएचएसएल का पेपर और एमटीएस का पेपर, ये 10th 12th बेस्ड पेपर होते हैं। बहुत बहुत ज्यादा हाइप इनके लिए नहीं बनानी चाहिए। हाँ, ग्रेजुएशन लेवल पे जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे सीपीयू का एग्जाम है या फिर सीजीएल का एग्जाम है, वहां पे थोड़ा सा बनता है कि चलो ठीक है भाई, बच्चों को इत्तेका कर दो, उनको पहले से अलर्ट कर दो, चीजें बता दो। लेकिन सीएचएसएल का पेपर और एमटीएस का पेपर बिल्कुल नॉर्मल और बढ़िया पेपर आता है। तो सीएचएसएल का भी पेपर ऐसा ही था, इवन एमटीएस का तब भी उससे थोड़ा सा टफ आता है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, जैसे कि सीपीयू का पेपर था तो बहुत ही नॉर्मल पेपर था, मॉडरेट लेवल का पेपर था। अब मॉडरेट और हार्ड और इजी की डेफिनेशन क्या होती है, क्या क्वेश्चन आसान आ रहे हैं, क्वेश्चन आसान कौन से होते हैं, तो सिंपल सा फॉर्मूला बताऊंगा। वे स्टूडेंट्स जो 2 से 3 मंथ की तैयारी करके एग्जाम देने जाते हैं, ठीक है, या वे स्टूडेंट्स जो 4 से 8 या 10 महीने की तैयारी में पेपर देने जाते हैं, ठीक है ना, और वे स्टूडेंट्स जो 12 से 24 मंथ की तैयारी में पेपर देने जाते हैं। याद रखना, अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। जैसे अभी सीजीएल का एग्जाम आने वाला है, अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगा जो एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए, मैंने सारे क्वेश्चंस लिख रखे हैं, इसमें सारी चीज़ें बता दूंगा। फिलहाल मैं बता रहा हूं कि वे स्टूडेंट जो आगे पेपर देने वाले हैं या सीजीएल देने वाले हैं या कोई दूसरा एग्जाम देते हैं, उनके लिए एग्जाम में क्या परफॉर्मेंस रहनी चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, जो भी सीएचएसएल का पेपर आया है उसके बेस पे मैं चीज़ें शेयर करूंगा, क्योंकि स्टूडेंट्स ने कुछ ऐसी बातें शेयर करी मेरे साथ जो मुझे आपको शेयर करनी चाहिए, ठीक है। अब मैं कहूं कि भैया पेपर टफ आता है या इजी आता है, कि पेपर में सारे क्वेश्चन हमारी क्लास से पूछे गए हैं, अरे इसमें बहुत बड़ी बात क्या है, तुमने पैसे नहीं लिए क्या, तुमने 500 1000 2000 रुपए नहीं लिया कोर्स पढ़ाने के,
इस भारत में जितने भी टीचर्स होते हैं और जो कुछ भी आपको पढ़ाते हैं वही एग्जाम में आता है। ये मैं सालों से बोलते आ रहा हूं कि एग्जाम में वही पूछा जाता है जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं। इस बात को दिमाग में क्यों सेट नहीं करते? एग्जाम में वही आता है जो हम लोग पढ़ाते हैं, कोई भी टीचर हो। इसमें दावा करने वाली बात क्या है भैया? 25 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आपकी क्लास से पूछे गए, इसमें तो बहुत ही शर्म की बात है। 25 के 25 क्वेश्चन आपकी क्लास से पूछे जाने चाहिए, और ऐसा मैं दावा करता हूं कि हमारी क्लास से 25 के 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, 50 के 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये मैं दावा करता हूं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बच्चे ने क्या वो 25 के 25 क्वेश्चन पढ़े? आपके एग्जाम में वो क्यों नहीं आया, या वो चीज आपसे क्यों नहीं बन पाई जो एग्जाम में पूछा गया? उसका रीजन बताता हूं। उसका रीजन है ये, एक स्टूडेंट है, आज नोटिफिकेशन आ गया, 2 महीने बाद 3 महीने बाद एग्जाम है, और वो सॉल्यूशन ढूंढ रहा है कि हाउ टू प्रिपेयर विद इन 3 मंथ्स फॉर एग्जाम XYZ जो भी है। तो उस व्यक्ति को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, उसको मिसलीड किया जाएगा, उसको संतुष्ट किया जाएगा कि तू ऐसा कर ले, वैसा कर ले, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। असल प्रॉब्लम यह है कि 3 मंथ्स में अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर भी लिया तो उसके और भी प्रोसेसेस होते हैं कि रिवीजन करना है, जो चीज़ें आपने दिमाग में रिवाइज करी हैं उनको स्टोर भी करना है, चीज़ें जो एग्जाम में आप बैठोगे तो एग्जाम तक लेके भी जानी है, कैरी भी करना है कि आज आपने पढ़ लिया वो एग्जाम तक जाना चाहिए। ये सब चीज़ें कहाँ से लाओगे? उसके लिए लगता है टाइम। तो वे स्टूडेंट्स 2 से 3 महीने की तैयारी करके एग्जाम देने जाते हैं, उनके लिए वो एग्जाम हो जाता है टफ, क्योंकि उन्होंने जो चीज़ें जल्दीबाजी में पढ़ी हैं तो उसमें से कुछ तो छूट जाती हैं, और जो चीज़ें जल्दबाजी में पढ़ी हैं वो भी एग्जाम तक कैरी नहीं कर पाती है, आप अपने दिमाग में स्टोर करके नहीं लेके जा पाते हो। ठीक है, वे स्टूडेंट्स 4-6 महीने पहले तैयारी शुरू करते हैं, 8-10 महीने तक दे देते हैं, लगभग उनको 1 साल के आसपास हो जाता है, तब भी उनकी इफेक्टिव तैयारी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी नहीं होती, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की तैयारी नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने चीज़ों को पढ़ा, एक बार चीज़ों को पढ़ा, एक बार रिवीजन किया, एक बार प्रैक्टिस करी, एक बार सब कुछ किया, उससे बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी नहीं कहते हैं। जब चीज आप एक एक बार कर लेते हैं उससे सब कुछ नहीं होता। तो उनके लिए वो पेपर हो जाता है जी मॉडरेट, इनके लिए हो जाएगा हार्ड, इनके लिए हो जाएगा जी मॉडरेट। ठीक है, और वे स्टूडेंट जो सालों साल तैयारी कर रहे हैं, अब हो सकता है कोई बहुत ज्यादा स्मार्ट बच्चा हो वो इतने में एग्जाम निकाल ले, हो सकता है कोई बहुत ज्यादा प्रो और लीजेंड बंदा होगा वो 2 से 3 महीने की तैयारी में एग्जाम निकाल ले, शायद ही कोई ऐसा हो भाई ब्रिलियंट। लेकिन वे स्टूडेंट जो सच में 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं, 2 साल हो गए, उन्होंने पूरे सिलेबस को 2-2 बार पढ़ लिया है, 2-2 3-3 बार रिवाइज कर लिया, और प्रैक्टिस तो उन्होंने हर तरह की किताबों को लगा दिया, हर टीचर के क्वेश्चंस लगा दिए, उस बच्चे के लिए वो पेपर लग जाता है आसान से भी कम, मतलब उसके लिए हद से ज्यादा इजी पेपर हो जाता है। तो मैं हमेशा से आपको यही सजेस्ट करूंगा कि किसी भी एग्जाम को टारगेट करो, पूरा टाइम दो प्रिपरेशन के लिए। अगर आपको पेपर इजी लगाना है अपने लिए कि भैया मुझे पेपर इजी लगे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सफिशिएंट टाइम दो जितना उसको देना चाहिए। एक बार सिलेबस को अच्छे से तसल्लीपूर्वक कंप्लीट करो, रिवीजन करो। एक वैकेंसीज कितनी है डजंट मैटर, अगर आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो, आपकी तैयारी कंप्लीट है, आप आराम से क्या पेपर देने जाओगे, अच्छे से आपको सारे क्वेश्चन आसान लगेंगे और सारे क्वेश्चन बनेंगे। ये मत सोचना, अगर आप सच बताऊं 1 से 2 साल अगर आप तैयारी को देते हैं तो ऐसा कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं होगा जो आपने अपने सिलेबस में नहीं पढ़ा हो, ये मैं गारंटी देता हूं। किसी भी टीचर से पढ़ लेना, इसमें दावा करने वाली कोई बड़ी बात नहीं है कि मेरी क्लास से क्वेश्चन पूछेगा। अरे भाई, सबकी क्लास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि हम पढ़ाते ही वही है जो एग्जाम में आता है। बट प्रॉब्लम यह है कि ना, बच्चा नहीं पढ़ता, स्टूडेंट नहीं पढ़ता, पढ़ता है तो स्टोर नहीं कर पाता है, वो कैरी नहीं कर पाता, सिंपल सी बात है। तो CHSL में जो भी बच्चों ने बताए हैं, तो कुछ हैं ऐसे स्टूडेंट जो 2 महीने तैयारी के, सर मैंने 2 महीने ऑनलाइन क्लास ली थी, यूट्यूब से ऐसे ही पढ़ने चला गया, एग्जाम देने चला गया, मैंने 2-3 महीने पहले पढ़ी। तो ऐसे स्टूडेंट जो 2-3 महीने की तैयारी करके एग्जाम देने जाते हैं, है ना, उनको वो क्वेश्चन टफ ही लगेंगे, और इवन उसका जो मनोबल है वो खत्म हो जाएगा। हो सकता है वो 2-3 महीने के बाद ही गिव अप कर दे कि नहीं यार, ये SSC मेरे लिए नहीं है, क्योंकि उसने उम्मीद ही ऐसे लगा रखी है कि 2 महीने की तैयारी में एग्जाम निकल जाते हैं। भाई, एग्जाम निकलने के लिए सफिशिएंट टाइम चाहिए। ठीक है, पहली चीज। अब आ जाते हैं, अगर CHSL का एग्जाम आप देने गए हो,
ठीक है। CHSL, इवन मैं तो ये कहूंगा कि CGL और CPU का एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता अगर आप चीजों को पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और सफिशिएंट टाइम देते हैं, तो कोई भी पेपर टफ नहीं होता। सिलेबस जो पढ़ोगे उसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो CHSL का पेपर बहुत ज्यादा इजी लेवल का मैं कहूंगा उन बच्चों के लिए जो सफिशिएंट टाइम देके गए हैं, जिन्होंने तैयारी CGL को बेस बना के करी थी और CHSL का एग्जाम देने गए। मॉडरेट भी हो सकता है उन लोगों के लिए, मॉडरेट है भाई, मॉडरेट है उन लोगों के लिए जो 4-6 महीने तैयारी करके एग्जाम देने गए हैं, और जो लोग 2-3 महीने में तैयारी करके एग्जाम देने गए हैं उनके लिए हार्ड भी है। बच्चों ने ये कहा सर मेरे से क्वेश्चन नहीं बनाए, अगर क्वेश्चन हार्ड नहीं थे तो फिर एग्जाम आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अगर पेपर इतना ही आसान है तो बच्चों का पेपर सबका क्लियर होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, इजी, मॉडरेट और हार्ड की डेफिनेशन अलग अलग स्टूडेंट्स की होती है। किसको टफ लग रहा है, किसको इजी लग रहा है, वो डिपेंड करता है कि बच्चा कैसा है, उसने कितना टाइम दिया तैयारी को। पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बिल्कुल वही आते हैं जो आप अपने सिलेबस में पढ़ते हो। हम पढ़ के नहीं जाते इसलिए हार्ड लगते हैं, बस इतना सा है। ठीक है, तो वे स्टूडेंट जो सच में तैयारी करिए, ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूं मैं आप लोगों को कि तैयारी असल में कैसी करनी चाहिए। अब देखो, वे स्टूडेंट्स जिन्होंने टाइम दिया है सफिशिएंट, तो देखो अब यहां पे लोग आपको मिसलीड कैसे करते हैं। आपको एग्जाम एनालिसिस के नाम पे आके एग्जाम पैटर्न लिखे बता देंगे कि देखो बच्चों, इतने क्वेश्चन सिनोनिम के पूछे गए हैं, इतने क्वेश्चन एंटोनिम के पूछे गए हैं, इतने क्वेश्चन ईडियम के पूछे गए हैं, इतने क्वेश्चन आपके एरर के। अरे भैया क्या बता रहे हो तुम, एनालिसिस करा रहे हो कि भैया आप अपना पैटर्न बता रहे हो? ये तो सबको पता है भाई, वही आएगा जो एग्जाम पैटर्न उन्होंने SSC वालों ने डाला है। उन्होंने सारे चैप्टर्स मेंशन कर रखे हैं कि इतने क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से आएंगे, इतने क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से आएंगे, एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हो जाता है बस। इसमें आप बता क्या रहे हो? अभी मैं आपको बताऊं कि भैया इसमें ना सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन आए थे 2, फिल इन द ब्लैंक्स के आए थे 2, एक क्लोज टेस्ट पूछा गया था बहुत आसान सा। भैया आसान ही आते हैं, CHSL का एग्जाम है, 12th पास स्टूडेंट्स के लिए, लोअर डिवीजन क्लर्क, ये ऐसे पेपर हैं, बहुत ज्यादा टफ पेपर नहीं आएगा, नॉर्मल ही आएगा। बट आपने तैयारी में टाइम दिया होगा तब, टाइम नहीं दिया है तो सब कुछ टफ है। कोई एग्जाम आसान नहीं होता है, बोर्ड के एग्जाम भी जो है आसान नहीं होते। ठीक है, अब सारी चीजें जब ऑलरेडी कमीशन ने अपने सिलेबस में मेंशन कर रखी हैं कि इतने क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाएंगे, वही तो आएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे मैं कुछ वर्ड्स लिखा रहा हूं, क्योंकि जो बच्चे शेयर करते हैं उनको सारे एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं होते हैं, वो कोई 1-2 वर्ड छोड़ देते हैं कि सर मुझे 1-2 वर्ड याद है। मतलब 25 क्वेश्चन में से उसको हार्डली 2 या 3 क्वेश्चन याद रहते हैं, वो भी वोकैबुलरी के याद रहते हैं, बाकी पूरा पैराग्राफ तो वो सुना नहीं सकता। एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का भी पूरा क्वेश्चन 60% तक वो भूल जाता है। कोई ज्यादा स्मार्ट बच्चा होगा जिसने बैक टू बैक एग्जाम दिए होंगे वो याद कर लाएगा। ठीक है, वो भी उसको पता होगा कि मुझे क्या करना है भैया, जाके सर को चीजें शेयर करनी है तो बता पाएगा। एक शब्द पूछा गया है, देखो 2-3 वर्ड्स पूछे गए। मैं इससे ये बताना चाह रहा हूं कि आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि पेपर का लेवल क्या है। आप अपने बेस पे, आप एग्जाम देने जा रहे हो ना, तो आपको अपना बेस, अपने आप को बेस बनाना है। जैसे एक वर्ड है डेस्पाइस, इसका एंटोनिम पूछा गया, ठीक है ना। मैं आपको पैटर्न लिख के नहीं बता रहा कि कौन से टॉपिक से कौन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो SSC ऑलरेडी पहले लिख के देता है। ठीक है, तो ये आपको पागल बना देते हैं कि इतने क्वेश्चन इससे पूछे गए, इससे ही पूछे जाएंगे। सिंपल सी बात है, सारी चीजें नोटिफिकेशन में मेंशन होती हैं, तुम क्या नया बता रहे हो भाई। डेस्पाइस का एंटोनिम पूछा गया है, ऑप्शंस में कुछ भी हो सकता है, ऑप्शंस को याद नहीं है, मैं बता दूंगा सारी चीजें। ठीक है, एक वर्ड था अशेंड, ठीक है, इसका आपका सिनोनिम पूछा गया था। एक वर्ड है आपका रोबस्ट, रोबस्ट, ठीक है जी, है ना। और इसमें क्वेश्चंस आपको कैसे परेशान किए जाते हैं, हार्ड और इजी कैसे बनते हैं क्वेश्चन मैं बताता हूं। आपको क्वेश्चन का आंसर पता होगा फिर भी आप जो है आंसर नहीं कर पाओगे। ईडीएम में देखो, ईडीएम में आपको बता दूं, ईडीएम में अलग अलग बच्चों ने भेजे, एक ही शिफ्ट में नहीं है, एक शिफ्ट में कोई दूसरा आया तो दूसरी शिफ्ट में कुछ और आया। इसमें भी सेम ऐसा ही है, किसी का सेकंड शिफ्ट में था, किसी का थर्ड में था, किसी का फर्स्ट में था, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अलग अलग शेयर कर देते हैं। जैसे कि ईडीएम था ऑन क्लाउड 9, और ये बता दूं ये सीपीयू में भी पूछा गया था, ये सीपीयू में भी पूछा गया था 2 दिन पहले। तो एसएससी के सभी एग्जाम्स का जो सिलेबस है वो लगभग सेम होता है, तो उसको अलग जो है कैटेगराइज मत करने लेना, ठीक है। हाँ, एक ये भी पूछा गया था फिश आउट ऑफ वाटर, मतलब जो लोग सीपीयू दे के आए हैं और सीएचएसएल दे के आए हैं, दोनों में सेम क्वेश्चंस पूछे गए। अब ये मत कह देना कि सर आप सीपीयू के क्वेश्चंस करा रहे, ये एग्जैक्टली बच्चों ने भेजे, मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है ना। एक होता है हिट द जैकपॉट, हिट द जैकपॉट,
और उसका भी मैं बता देता हूं। एक हिट द शेक भी पूछा गया था, सीपीयू वाला मैं बता देता हूं, ये सीपीयू में पूछा गया था, हिट द शेक, हिट द शेक। ठीक है, ये सीपीयू में पूछा गया था अभी 2 दिन पहले, सीपीयू 2024 का। ठीक है, प्री एग्जाम टीयर 1 का, ये ईडीएम था, ये सब ईडीएम है। ठीक है, ये भी ईडीएम्स है, यहां पे लिख लेना ईडीएम। ठीक है जी, ये क्वेश्चंस पूछे गए। एक और वर्ड है, और ग्रामर के भी कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं बता दूं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके ग्रामर में पूछे गए हैं, सीपीओ की नहीं बता रहा मैं ये, ठीक है, ये इसके बता रहा हूँ सीएचएसएल के। इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना आपके टेंस टॉपिक से पूछे गए और आर्टिकल से पूछे गए, क्योंकि आर्टिकल भाई बहुत आसान टॉपिक होता है अगर पढ़ोगे अच्छे से तो। और आर्टिकल से और प्रेपोजिशन से बैक टू बैक 2022 और 23 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं सीजीएल में। आर्टिकल से एसएससी सीजीएल में, सीजीएल 2022 और 23 में जो टॉपिक्स पूछे गए हैं आर्टिकल के ग्रामर में, आर्टिकल और प्रेपोजिशन के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। रीजन मैं बताता हूं, रीजन बताता हूं क्योंकि उसमें ऐसा टॉपिक है जिसमें ऑप्शंस होते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन जाते हैं इजीली। आर्टिकल ए एंड द में कंफ्यूजन होती है, प्रेपोजिशंस में कंफ्यूजन होती है, जहां कंफ्यूजन वही क्वेश्चन। तो याद रखना कि जो एग्जामिनर आपके लिए क्वेश्चंस बनाएगा वो उस टॉपिक से सबसे ज्यादा सवाल बनाएगा जहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है। कि छोटी चीज होगी क्योंकि भाई लेवल बढ़ा नहीं सकते, बच्चों को कंफ्यूज करना है बस, तो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए वो ऐसे चैप्टर्स चूज करते हैं जहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सके। अभी टेंस में क्या कंफ्यूजन क्रिएट होती है वो मैं बता दूं, कंडीशनल सेंटेंस और टेंस में होती है। आर्टिकल में ए और एन में कंफ्यूजन होती है, आर्टिकल द में तो हद से ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है। प्रेपोजिशन में तो आपकी फिक्स प्रेपोजिशन आपको पता ही है, बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। ठीक है, एक वर्ड था इसमें पॉलीगैमी, इसमें एक वर्ड पूछा गया है पॉलीगैमी, ये 1 वर्ड में पूछा गया, ठीक है ना। अब बताओ एग्जाम एनालिसिस में तो ये बताया कि बच्चों को कि 1 वर्ड के क्वेश्चन ही नहीं पूछे गए। अरे हद है, ये कहां से आ गया, ये 1 वर्ड ही होता है, ये 1 वर्ड ही होता है पॉलीगैमी। ठीक है, देखो यहां पे डिस्पाइस का मतलब होता है टू हेट, अगर वर्ब की तरह यूज करते हैं तो, ठीक है ना, नफरत करना किसी से। ठीक है, नफरत करना, घृणा करना, ये होता है डेस्पाइस का मतलब। इसका एंटोनिम पूछा गया था तो आप लगा सकते हैं, यहां पे प्रेज भी लगा सकते हैं। उन्होंने ऑप्शंस नहीं भेजे लेकिन मैं बताता हूं, जैसे प्रेज लगा सकते हो, ठीक है ना, और रिस्पेक्ट लगा सकते हो, रिस्पेक्ट लगा सकते हैं, ये दोनों एंटोनिम है। इनमें से कुछ भी अगर आपके ऑप्शन में आता है तो आप लगा सकते हैं। उन्होंने बस वर्ड भेजा है, बस इतना बताया था कि सर मुझे याद नहीं है, डेस्पाइस का एंटोनिम पूछा था, मुझे ऑप्शन से याद नहीं है, बट उसमें हो सकता है प्रेज भी हो या फिर रिस्पेक्ट हो या ऐसा कुछ आप ऑपोजिट में लगा सकते हैं। हाँ, असेंड का जो है, असेंड का था, इसका डिसेंड था। ठीक है, डिसेंड सिनोनिम पूछा था, याद रखना, डिसेंड और क्लाइंब था, क्लाइंब था। ठीक है ना, गेट भी था, इसमें गेट भी था, गेट जैसी वर्ब लगा रखी है। तो याद रखना, देखो असेंड का मतलब होता है जी चढ़ना, ये वर्ब की तरह यूज किया जाएगा, ठीक है ना, ये वर्ब की तरह यूज किया जाता है, इसका मतलब होता है चढ़ना। ठीक है, चढ़ना। और असेंट जो होता है ना, असेंट, असेंट वो होता है चढ़ाई, वो नाउन होता है। ठीक है, असेंड का मतलब होता है चढ़ना ऊपर, और डिसेंड का मतलब होता है ढलना, ढलना या घटना कह सकते हैं। और क्लाइंब का मतलब भी क्या होता है, ऊपर की तरफ चढ़ना। तो इसका एंटोनिम अगर आपको लगाना है, एंटोनिम, एंटोनिम तो लगाओगे डिसेंड, ये तो आपका एंटोनिम हो गया। और सिनोनिम अगर आपको लगाना है तो सिनोनिम लगाओगे क्लाइंब। और ये दोनों ऑप्शंस थे और सिनोनिम पूछा गया तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, क्लाइंब हो जाएगा। क्लाइंब इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब कई बार क्या होता है इसमें कंफ्यूजन ऐसे हो जाती है कि बच्चे डिस्क्रिप्शन यानी कि डायरेक्शन नहीं पढ़ पाते कि इसका आंसर कैसे करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वो पूछ क्या रहा है, एंटोनिम या सिनोनिम, तो आपको ध्यान रखना है कि क्या लगाना है। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन उसने दे रखे हैं तो गलती मत कर देना, बहुत से लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं। अब आ जाता है मास्टर क्वेश्चन, यहाँ पे एक परेशान करने वाला क्वेश्चन होता है रोबस्ट। अब मान लो रोबस्ट का वोकैबुलरी वर्ड आपको पता भी है, ठीक है, इसका मतलब होता है हट्टा कट्टा, स्वस्थ, इसका मतलब होता है स्वस्थ। ठीक है, हेल्दी कह सकते हो, इसका मतलब होता है हेल्दी। प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम मैं बताता हूं, प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है बालक कि इसमें ऑप्शंस में हेल्दी वर्ड ही नहीं था, इसमें हेल्दी वर्ड ही नहीं है, इसमें कुछ भी अलग अलग वर्ड होंगे लेकिन उसमें एक शब्द साउंड भी होगा, साउंड। अब कुछ लोगों को लगता है कि रोबस्ट का सिनोनिम साउंड हो ही नहीं सकता, क्योंकि भैया जो लोग 2 से 3 महीने की तैयारी करके गए हैं उनको नहीं पता कि रोबस्ट का सिनोनिम साउंड भी होता है, उनको नहीं पता कि साउंड के अलग अलग मीनिंग्स भी होते हैं, उनको नहीं पता कि साउंड का कुछ
अलग से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं साउंड वर्ड के बारे में बता दूं। देखो साउंड एक वर्ड ऐसा होता है जिसको आप दोनों तीनों तरह से यूज कर सकते हैं। आप इसको एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं, वर्ब की तरह भी और नाउन की तरह भी, ठीक है। अगर साउंड को एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है जी हेल्दी। वर्ब की तरह यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है आवाज करना। अगर कोई चीज आवाज करती है ना, आवाज निकालती है, उसको बोलते हैं साउंड। और नाउन की तरह होता है सिर्फ आवाज। तो साउंड आवाज भी होता है, आवाज करना भी होता है, और हेल्दी भी होता है एडजेक्टिव की तरह। और रोबस्ट भी यहाँ पे क्या है जी, एडजेक्टिव है। और इसका मतलब क्या है जी, हेल्दी। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाना चाहिए, साउंड। यानी कि रोबस्ट का साउंड जो होगा सिनोनिम हो जाएगा। लेकिन वहां पे हेल्दी जैसा वर्ड आपके ऑप्शन में नहीं मिलेगा। तो हेल्दी की जगह साउंड वही वर्ड वही स्टूडेंट लगा के आ पाएगा जिसने अच्छा खासा टाइम दिया होगा अपनी तैयारी में, ठीक है ना। अब उसके बाद आ जाता है जैसे ऑन क्लाउड 9, बोलते हैं ना कि अब तो भाई इसकी नौकरी लग गई है, अब ये आसमान में उड़ रहा है। 7वें आसमान पे या 9वें आसमान पे है, इसकी आजकल जमीन पे पैर ही नहीं टिकते। इसका मतलब होता है टू बी वेरी हैप्पी और एक्सट्रीमली हैप्पी कह सकते हैं, ठीक है। टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी। अगर कोई व्यक्ति हद से ज्यादा खुश है, एक्सट्रीमली हैप्पी, हद से ज्यादा खुश है, तो उसको बोलते हैं ऑन क्लाउड 9। फिश आउट ऑफ वाटर बहुत सिंपल और आसान सा इडियम है। अगर आप मछली को पानी से बाहर निकाल देते हैं तो परेशान हो जाती है, यानी कि इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है। इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ये इसका क्या हो जाता है, मीनिंग हो जाता है, ठीक है नी। सिचुएशन, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ये होता है फिश आउट ऑफ वाटर। हिट द जैकपॉट, बोलते हैं तुम्हारी तो लॉटरी लग गई भाई, है ना। टू बी सक्सेसफुल या टू गेन ग्रेट सक्सेसफुल, हाँ ग्रेट सक्सेस, मतलब अपनी लाइफ में जब आपको एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मिलता है, ठीक है, सफलता प्राप्त करना, ऐसे लिख लेना, ठीक है। हाँ, या फिर टू बी सक्सेसफुल लिख लो। अपनी लाइफ में या किसी भी उस चीज में जिसकी आपको जरूरत थी उसमें सफल हो जाना, ये होता है हिट द जैकपॉट। बोलते हैं ना, या तो इसका तो जैकपॉट निकला यार, इसकी तो लॉटरी लग गई, यानी कि ये तो सफल हो गया। तो अब ग्रामर में टेंस और आर्टिकल से लगभग ये मान के चलो सीएचएसएल में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 3 से 4 क्वेश्चन, यानी कि भाई ग्रामर के एक ही टॉपिक से 25 क्वेश्चन वाले पेपर में अगर 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, दैट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी लर्न्ड, यानी कि वह चैप्टर हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखना, अगर आप ग्रामर के क्वेश्चंस में कोई भी टॉपिक पढ़ के जाना चाहते हैं, टेंस का रिवीजन जरूर करके जाना, टेंस और आर्टिकल जरूर पढ़ के जाना। आर्टिकल से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आराम से पढ़ के जाना। मतलब एक ही पेपर में, एक ही शिफ्ट में, एक ही बच्चे ने बताया कि सर 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं किससे, टेंस टॉपिक से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेंस टॉपिक आपको पढ़ के जाना है, ठीक है ना। अब ये जो हिट द सेक का मतलब होता है, इसका मतलब होता है गोइंग टू स्लीप। गोइंग टू स्लीप, जब आप रात को सोने के लिए जाते हैं ना, गुड नाइट, सी यू, वो उस टाइम में जब सोने जाते हैं उसको बोलते हैं हिट द शेक, ठीक है। हिट द शेक का मतलब होता है गोइंग टू स्लीप, सोने जाना। ये सीएचएसएल का नहीं है, ये सीपीयू 2024 प्री एग्जाम का जो अभी 2 दिन पहले पेपर हुआ था, 2-3 दिन पहले, ठीक है। सीजीएल 2022 और 23 में, 22 और 23 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आर्टिकल और प्रपोजिशन से पूछे गए हैं। तो सीजीएल 2024 में भी इन्हीं टॉपिक्स को आप रिवाइज ज्यादा से ज्यादा करके जाना। टेंस हो गया, आर्टिकल हो गया और प्रपोजिशन हो गया, ये भी और बाकी के भी, ठीक है ना। तो ये आने वाले एग्जाम में आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं चीजों को, मैंने यहां पे बता दिया है। और यह भी बता दिया है कि पेपर आसान, टफ और इजी, मतलब टफ और इजी या मॉडरेट कैसे बनता है। इसकी कोई डेफिनेशन वो नहीं होती जो आप लोगों को बताई जाती है कि पेपर आसान आया। भाई टीचर के हिसाब से तो सब कुछ आसान होता है, कोई सा ही पेपर हो, वो तो मास्टर है। मेरे हिसाब से इंग्लिश आसान है, स्टूडेंट के हिसाब से देखो ना, स्टूडेंट कैसा है उसके हिसाब से देखो ना, उसने तैयारी कैसे करी उसके हिसाब से एग्जाम टफ और आसान होता है, ठीक है ना। तो आप कहां पे स्टैंड करते हो, आपकी तैयारी कैसी है, आप किस तरह से चीजों को ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो चीज डिपेंड करती है कि आपका पेपर आपको कैसा लगेगा, ठीक है। तो जो लोग आगे सीएचएसएल का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए, जो आगे अदर एग्जाम्स देंगे उनके लिए भी, और जो भी तैयारी शुरू कर रहे हैं अभी उनके लिए एक ही बात बोलूंगा, आपको एग्जाम के तैयारी के लिए सफिशिएंट टाइम देना होगा। अदरवाइज आपको इसी तरह से मिसलीड किया जाएगा, फेल हो जाओगे, ठीक है ना। और सारे स्टूडेंट सफल हो जाएं, सबको नौकरी मिल जाए, इट इज नॉट पॉसिबल। तो एग्जाम उसी का निकलेगा
लेवल उसी का निकलेगा, पेपर भी उसी का निकलेगा जो हद से ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ मेहनत करेगा और सफिशिएंट से भी मोर देन सफिशिएंट टाइम देगा तैयारी को। कंटेंट सारे टीचर्स सेम पढ़ाते हैं और जो एग्जाम में आता है वही पढ़ाते हैं, वही आएगा। तो इसमें दावा करने वाली कोई चीज़ नहीं है कि जो मैंने पढ़ाया वही आएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे अभी जितनी भी क्लासेस पढ़ी हैं ओरिएंटेड, आप मैराथन देख के चले जाओ, प्लेलिस्ट देख के चले जाओ, वहीं से मिलेगा, उससे बाहर कुछ मिलेगा ही नहीं। ठीक है ना? तो चलो, उम्मीद करते हैं कि इस सेशन से आपको आने वाले एग्जाम्स में फ़ायदा मिलेगा और आप चीज़ों को ध्यान में रख के ही जाओगे। ठीक है, शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।